गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी हम लोगों ने लाइव ही क्लास की थी, आज भी लाइव ही क्लास कर रहे हैं। और पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि इसमें जो अपनी बोर्ड है पूरा दिखाई पड़ रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। जैसे हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी है उसी तरह से हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे। तो संज्ञा का मतलब होता है जो कुछ भी हम देख सकते हैं या एहसास कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, सब कुछ संज्ञा है। यानी कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उस सब कुछ संज्ञा है, संज्ञा के अलावा और कुछ भी नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को, हो सकता है सभी लोगों को आज पहली बार पता चल रहा हो कि सब संज्ञा के अलावा और कुछ नहीं है। और सभी चीजें, बाकी जो भी चीजें हैं वो संज्ञा के लिए ही बनी है, संज्ञा के अनुसार बनी। बाकी जो हम यानी देख सकते हैं वो सब संज्ञा है, और नहीं भी देख सकते हैं तो वो भी संज्ञा है, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। अब इसके बाद संज्ञा को जब हम देखते हैं और उस संज्ञा को एक ही तरीके की संज्ञा हो या कई तरीके की संज्ञा हो, बार बार हम उसका नाम ना लेना चाहें, उसके लिए शब्द बना दिए गए हैं, जिसके कारण हम संज्ञा को सिर्फ शब्दों पर ही रह गए हैं, सीमित रह गए हैं, परिभाषित कर दिए हैं कि बस ये संज्ञा है, हो गया। अन्यथा यदि संज्ञा ही होती तो फिर क्या होता, सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों में समस्या रहती। तो उसको दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कि संज्ञा को हम यदि बार बार ना बोलना पड़े, हमको संज्ञा को बार बार ना बोलना पड़े, उसके लिए हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। और उनमें एक सर्वनाम शब्द भी है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो जैसा कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसको हम विश्लेषित करें तो दो शब्दों से बना हुआ है, सर्व अर्थात सब का, और नाम, नाम का मतलब संज्ञा। तो इसका अर्थ ये नहीं है सबका नाम यानी सबकी संज्ञा, नहीं, थोड़ा सा इसे परिवर्तित कर लीजिए। इसका मतलब है कि वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, एक किसी भी संज्ञा के नाम पर यानी स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। मतलब किसी भी नाम को हम जिन शब्दों के साथ घोषित कर सके या बता सके उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इनको पूर्वापर शब्द भी कहा जाता है, या इनमें पूर्वापर संबंध होता है। अब पूर्वापर संबंध क्या है ये फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं बता चुका हूं। पूर्वापर का मतलब पूर्व और अपर, पूर्व का मतलब पहला और अपर का मतलब बाद। तो पूर्व और अपर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पहली बात, पूर्व का विलोम क्या होता है, उत्तर भी होता है, लेकिन पूर्व का विलोम पश्चिम नहीं होता, पूर्व का विलोम पश्चिम होता है। ठीक है। तो पूर्व का मतलब होता है पहले और अपर का मतलब है बाद। यानी कि एक बार, ध्यान दीजिएगा, एक बार पूर्व में संज्ञा आनी जरूरी है। ठीक है। तो पूर्व की जगह पर जो अपर प्रयोग किया जाता है उसी को ही पूर्वापर कहते हैं, अर्थात उसी को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि फिर समझ लीजिए, एक बार पूर्व के स्थान पर यानी पूर्व में जो आ चुका है उसकी जगह पर जो हम अपर प्रयोग करते हैं यानी बाद में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, पूर्वापर बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले जैसे कि हम बोल देते हैं वो आज नहीं आया, तो कौन नहीं आया, तो पहले से पता होगा ना जिसके विषय में बात चल रही है। ठीक है। यानी कि मोहन आज क्यों नहीं आया, किसी ने पूछा तो यानी मोहन कहाँ है, तो मोहन आज नहीं आया। ठीक है। या मोहन को ले लीजिए आप, तो मोहन स्कूल गया। अब वहां पर मोहन ने वहां गणित पढ़ा, मोहन ने हिंदी पढ़ा, मोहन ने ये पढ़ा, मोहन ने वहां पर लाइब्रेरी में गया, मोहन ने खेल खेला, सब कुछ मोहन मोहन कहेंगे। तो उसी की आवृत्ति को हम क्या करते हैं, रोकने के लिए, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए हम उसकी जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं हम सर्वनाम। ठीक है। तो वह यानी कि मोहन वहां गया, उसने वहां पर यानी फुटबॉल खेला, वहां पर खेल खेला, वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ाई किया, गणित भी पढ़ा। ठीक है।
उसने हिंदी भी पढ़ा, तो ये सब आते हैं। तो इसका मतलब है कि संज्ञा की पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब बार बार जो कहा जाता है, रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये कारण है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति यानी कि बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाए, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अलग सा लगता है। ठीक है, इसलिए उसके स्थान पर प्रयोग करने के लिए हमने एक शब्द बना लिया जिसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वा पर भी समझ में आ गया कि ध्यान रखिएगा, एक बार संज्ञा का आना आवश्यक है, उसी संज्ञा के स्थान पर क्या होगा, ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे। अर्थात जिनके जहां पर भी ये प्रयोग है ना, उसकी जगह पर संज्ञा रही ना ही रही है, कोई ना कोई या उसी संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पूर्वापर इनको कहा जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। इसके बाद इनकी संख्या अर्थात सर्वनाम शब्दों की संख्या, ध्यान रखिएगा मैं भेद या प्रकार नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों की जो संख्या है हिंदी में वो कितनी है, 11 है। यानी सर्वनाम शब्दों की संख्या कुल 11 है हिंदी में, इनकी संख्या निश्चित है। यही 11 शब्द हैं और यही क्या होते हैं, संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब देख लीजिए, मैंने पूरा बताया कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तुएं हैं सब संज्ञा है, और उनको सबको समाहित करने का काम कौन करते हैं, 11 शब्द करते हैं। ठीक है, तो संज्ञा यानी सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है हिंदी में, प्रकार नहीं है न भेद है, ये सर्वनामों की संख्या है। अब वो कौन कौन से सर्वनाम है ये देख लीजिए। तो सर्वनाम है मैं, तुम, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, तो मैं, तुम, यह, वह और आप, ये आप का मतलब तुम वाला नहीं है। ठीक है, ये आप अलग है। जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, यही सर्वनाम शब्द है। ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं, एक को छोड़ दे तो जो है उसमें हम यानी एक जोड़ा बना सकते हैं, मैं और तुम, यह वह, जो सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और फिर बचा क्या, आप। तो इस तरह से यानी कि ये मैं और तुम जैसे हम अभी पढ़ेंगे पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह वह भी पर पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। तो ये हैं सर्वनाम 11। अब इन्हीं सर्वनामों को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इन 11 का जो यानी बंटवारा है उसी को ही हम सर्वनाम के प्रकार बोलते हैं। अर्थात इन्हीं का जो बंटवारा किया जाता है कि कहां कहां पर और किसमें ये प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, और किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम के प्रकार बोलते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6 हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब सर्वनाम की संख्या 11 है और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6 हैं। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी जो है यानी कि आपको स्नैप जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें। और चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि सर्वनाम जो शब्द हैं, ठीक है, वो 6 हैं। तो कौन कौन से हैं उन्हें पढ़ते हैं और इसी में पढ़ते चले जाएंगे उनमें इनमें से कौन कौन से उसमें आते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक का मतलब होता है, ठीक है, कि ऐसे सर्वनाम जो क्या करते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य के संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, या वक्ता के विषय में या श्रोता के विषय में या अन्य के संबंध में जो बोध कराते हैं, अन्य के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब अपने लिए कोई जो है ना प्रयोग करेगा तो मैं शब्द का प्रयोग करेगा, अपना नाम नहीं लेगा बार बार। ठीक है, आप किससे कोई बात करेगा तो बार बार क्या करेगा, उसके लिए कोई ना कोई शब्द लोग बना लेते हैं। ठीक है, उसका बार बार नाम नहीं लेते हैं। बुलाने के लिए तो एक बार नाम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब उससे बात करते हैं तो हर बार उसका नाम नहीं लेते हैं। हाँ, कई जो है ना लोग होते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि नाम लिया जा सकता है। तो इसमें जो पुरुषवाचक है ये वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक कहा जाता है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के यानी पुरुषवाचक यानी सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक और पुरुषवाचक के भी प्रकार कितने हैं, 3 है। पहला है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष।
ठीक है। उत्तम पुरुष यानी जो है ना ये प्रथम पुरुष, जिसे हम वक्ता बोलते हैं, यानी कि जब कभी भी कोई बोल रहा होता है, वो जो अपने लिए बोलते समय शब्द प्रयोग करता है बोलने के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं। और इसी का ही वचन जब बदल दिया जाता है तो मैं की जगह क्या हो जाता है, हम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया उत्तम या प्रथम पुरुष, जिसे हम वक्ता बोलते हैं, और इसकी जगह पर क्या प्रयोग होगा, हम शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि बहुवचन के रूप में। और ये तो सिर्फ यानी कि हम जब कर्ता की बात करते हैं तब के लिए, और उसके बाद जब कारक के रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसके कई अनेक रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन दो यानी अलग अलग हो गए। अब इसके बाद है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है, अर्थात जो हमारी बात सुन रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रोता, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो तुम और तू, ये क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। तुम और तू मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब हुआ कि जो इन दोनों के मध्य नहीं है, जो इन दोनों के बीच में नहीं है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अन्य पुरुष। अर्थात जो आमने सामने ना हो करके, ठीक है, कहीं और होते हैं, जिनके विषय में बात की जाएगी, तो उनके लिए अन्य पुरुष नाम दिया जाएगा। और अन्य पुरुष में आता है यह और वह, और इसका बहुवचन है ये और वो, यानी कि वे। अब देखिए मध्यम पुरुष या श्रोता में तुम या तू लगाया जाता है। इसकी जगह हम जब क्या करते हैं, अंग्रेजी में यू शब्द ही प्रयोग होता है। चाहे आप पिता से बात करिए, चाहे छोटे से बात करिए, चाहे बड़ों से बात करिए, लेकिन भारत में है तो यह हिंदी शब्द है, तो हिंदी में हम सम्मान देते हैं। तो जो सम्मानीय लोग हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, तुम या तू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम एक बार चल भी जाता है, लेकिन तू शब्द का भी नहीं प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तू तड़ाक कर दिया, यानी कि वो सही से माना नहीं जाता है, तो उसके स्थान पर हम आप शब्द प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप शब्द है वो ये वाला आप नहीं है। ठीक है, हम आप जो है ना इसके लिए क्या करते हैं, हम शब्द का प्रयोग कर देते हैं श्रोता के लिए। ठीक है, तो श्रोता के लिए हम एक शब्द और भी प्रयोग कर देते हैं, वो कौन सा, आप। लेकिन ये वो वाला आप नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला। तो आप जो है ना, आप का मतलब तुम वाला, जो हम यानी कि इसके लिए आदर के लिए, ठीक है, यानी कि आदर के लिए, आदर सूचक, ठीक है, हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो अब हो गया मैं, तुम और यह और वह, यानी कि हमने कितने पढ़ लिए, 5। ठीक है, एक ही पुरुषवाचक में ही कितने आ गए, सॉरी 4। मैं, तुम, यह और वह, तो 1 2 3 और 4, 4 सर्वनाम यहीं पर प्रयोग हो गए पुरुषवाचक के अंतर्गत। ठीक है, अब मुझे लगता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बदलते रहते हैं, लेकिन अन्य पुरुष नहीं बदलता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष कैसे, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, लेकिन जब मैं आपसे प्रश्न पूछ लिया और आप उत्तर देना शुरू कर देंगे तो आप जो है क्या बन जाएंगे, आप उत्तम पुरुष बन जाएंगे। आप में से कोई जो भी उत्तर दिया रहे देता होगा, ठीक है, और सब बाकी सब लोग जो हैं वो सब क्या बन जाएंगे, वो मध्यम पुरुष बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसमें। इसके आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है, आप। अब ये वाला आप है। ठीक है, तो निजवाचक का मतलब है अपने लिए, जब पेनी प्रयोग किया जाता है जो शब्द, उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप शब्द प्रयोग होता है, या इसी के लिए यानी कि बदल करके प्रयोग होता है अपने आप, स्वतः, खुद या स्वयं, यानी कि स्वयं, खुद या स्वतः या अपने आप के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक होता है, या निजवाचक के ये क्या है, रूप है, और ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई लेखक है वो लिख रहा है तो अपने लिए जो शब्द प्रयोग होगा ना, करेगा, वो अलग प्रयोग करेगा। या कोई जो है ना बोलने वाला होता है, ठीक है, वो अपने लिए जो शब्द प्रयोग करेगा, ऊपर वाला यानी पुरुषवाचक की बात नहीं हो रही है, निजवाचक के लिए।
ठीक है, यानी कि अपने लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है उसी को निजवाचक हम सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि लेखक या वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आया, यहां पर मैं जो ये कहने वाला है ना, मैं, ये अपने लिए जब क्या करेगा, यानी कि जो शब्द प्रयोग करेगा तो उसी लिए हम क्या बोलते हैं, निजवाचक बोलते हैं। तो मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, तो यहां पर क्या आ गया, आप ही कर लीजिए या अपने आप कर लीजिए या आप कर लूंगा। आप कर लूंगा तो भी ध्यान रखिएगा कहीं गलत नहीं है, आप कर लूंगा शब्द गलत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप ही कर लूंगा कहिए, स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, या आप ही कर लूंगा, या सिर्फ आप कर लूंगा। ठीक है, तो भी क्या है, वो भी सही है, गलत नहीं है। हमें लगता है कि वाक्य में कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हम आदी नहीं है ना उस शब्द के बोलने के, इसलिए। इसके बाद आप भला तो जग भला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये समूह का बोध कराने वाला है। ठीक है, और समूह के बोध कराने वाले के लिए क्या चीज है, आप भला तो जग भला। ये जो आप प्रयोग हुआ है ना, ये हम एक तरह से कह सकते हैं सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, यानी सर्वनाम के लिए ही खुद का प्रयोग हुआ है ये। ठीक है, तो आप भला तो जग भला। ठीक है, तो ये जो है यानी कि निजवाचक। क्लियर, तो आप जो है यहां पर तुम के लिए नहीं है, यहां निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। और इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये दो होते हैं, यह और वह। ठीक है, यह और वह, इसका मतलब ये होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से लिए निश्चित संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, या जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या बोध होता है, उनसे हम क्या बोलते हैं, या निश्चित संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा का बोध होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का निश्चित संज्ञा के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या कर दीजिए यहां पर, जिन सर्वनाम शब्दों का निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, या जिन सर्वनाम शब्दों को निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है तो भी कह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो अब इसमें है यह मेरा घर है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, निश्चयवाचक के लिए। फिर इस बात है वह उसकी पुस्तक है। ठीक है, तो वह उसकी पुस्तक है, तो ये यानी कि निश्चय। तो यहां पर यह और वह, अब वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहां पर भी तो है वे खेल रहे हैं, तो वहां पर भी यानी कि आ रहा है उनके लिए, तो ये भी वे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक है। क्लियर, अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि जिनसे क्या होता है, निश्चित संज्ञा का बोध ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी कि निश्चयवाचक जो है ना, उसी तरह से क्या हो गया, परिभाषा वही है अनिश्चयवाचक की, इनमें आते हैं कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई और कुछ, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा का बोध ना हो। ठीक है, तो यानी कि जिनसे हमें, जिनमें निश्चित संज्ञा के बारे में जानकारी ना प्राप्त हो रही हो, जिनसे निश्चित संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही हो, वो निश्चयवाचक होते हैं। और जिनसे निश्चित संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त ना हो, ध्यान रखिएगा, संज्ञा हमेशा निश्चित होती है। याद रखिएगा, कभी भी इसकी परिभाषा ये मत दीजिएगा कि जिससे अनिश्चित संज्ञा का बोध होता है, नहीं, संज्ञा निश्चित होती है, अनिश्चित कभी भी नहीं होती है। इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो संज्ञा कभी भी अनिश्चित नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है।
ठीक है, बस ये है कि उसका निश्चित रूप से और अनिश्चित रूप से बोध हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप संज्ञा को पुकारेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आप संज्ञा को देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे ना कि ये तो ये संज्ञा है, तो अनिश्चित कहाँ हुई। ठीक है, तो अनिश्चित वो होती नहीं है, अनिश्चित कभी भी कोई संज्ञा नहीं होती है, याद रखिएगा। इसलिए कभी भी ये मत करिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित संज्ञा का बोध होता, नहीं, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा का बोध ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। अब जैसे दरवाजे पर कोई है, अब जब दरवाजे पर कोई है इसका मतलब है आपको नहीं पता है उसके विषय में कि कौन है। ठीक है, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं अनिश्चयवाचक। लेकिन जैसे आप दरवाजे खोलेंगे और दरवाजा खोल करके और आपने देखा, वैसे तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये तो ये है, तो वो निश्चित हुई ना संज्ञा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि इसका भी प्रयोग उसी संज्ञा के लिए हुआ है जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है और परोक्ष है, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है। जब सामने नहीं है उसके लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, अनिश्चयवाचक। खाने के लिए कुछ दीजिए, खाने के लिए कुछ दीजिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी मिल जाए। अब जो मिल जाएगा सामने रखा जाएगा जैसे रोटी आ गई, रोटी सब्जी आ गई, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे रोटी सब्जी है, आप उसका नाम बता देंगे, वो अनिश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक नहीं सामने आ रहा है तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या मिल रहा है खाने के लिए, खाने के लिए क्या मिल रहा है इसका निश्चय नहीं है। ठीक है, लेकिन ये निश्चय कि कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। ठीक, कुछ लोग आने वाले हैं, अब कुछ लोग आने वाले हैं, भले ही चाहे हम पहले न जानते हो लेकिन बाद में जान जाएं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, हमसे मिलने वही आते हैं जो हम सबको जानते हैं, तो कुछ लोग आने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई है, कुछ है, यानी कि ये है। अब इन्हीं का ही परिवर्तित रूप प्रयोग होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हम कारक के आधार पर या लिंग और वचन के आधार पर उनका प्रयोग कर लेते हैं परिवर्तित करके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। इसके बाद है संकेत या संबंधवाचक सर्वनाम। ये दो हैं, जो और सो, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा की ओर संकेत किया जाता हो, ठीक है, अथवा सर्वनाम के साथ जिनका क्या होता है, संबंध स्थापित किया हो जाता हो। ठीक है, या किसी अन्य सर्वनाम के साथ जिनका सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो संज्ञा है उस संज्ञा के विषय में हम संकेत करते हैं, या हमें ये पता होता है कि जो संज्ञा है, ठीक है, उसके बारे में इसमें कहा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में हमें कहना क्या है या उसे संबंध कैसे स्थापित करना है, तो उसके लिए क्या चीज कहा जाता है, वो संकेतवाचक या संबंधवाचक होते हैं। अब जैसे है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अब इसके बारे में कह रहा है ना कि वैसा ही भरेगा, जो जैसा किया है वैसा ही भरेगा, तो जो जैसा करेगा, अब यहां पर कोई उपस्थित नहीं है, तो जो का मतलब है, अब ये अधिकांशतः जो संकेतवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना, वो दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए संबंध की बात कहा जाता है। जो और सो ये एक दूसरे से खुद संबंधित है। ठीक है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जैसा और वैसा भी क्या होता है, ये संबंधी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी और उसकी, ये इसका जो और सो का क्या है, परिवर्तित रूप है, दोनों एक साथ प्रयोग हुए। जस दूल्हा तस बरी बनाता, ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बारात, तो इसका मतलब है कि जैसा नेता वैसा उनका संगी, ये तो वैसे कहावत है, लेकिन हमारे लिए यहां पर जस और तस ये क्या है, संकेतवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। क्लियर, ये तो संकेतवाचक संबंधवाचक क्या हो गया होगा, आप समझ में आ गया होगा। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, मूलतः क्या और कौन है, लेकिन जब स्थान के विषय में हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, कौन और कहां हो जाता है। ठीक है, तो
इसके लिए हमारे पास यानी कि यह है कि जब सर्वनाम संबंध संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, संज्ञा के बारे में जब प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ना, उन प्रश्नवाचक सर्वनाम का हमेशा जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, वो संज्ञा होती है। ठीक है, उसका कभी कोई और उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, उत्तर संज्ञा ही मिलेगी। क्लियर करिएगा क्या चीज, यहां पर यानी कि क्या का भी उत्तर और कौन का उत्तर या कहां का उत्तर, हमेशा क्या मिलेगा, संज्ञा मिलेगी। संज्ञा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब वह क्या पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। चलिए देख लेते हैं वह कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है, जब जगह का नाम बताया जाएगा ना, तो कहाँ रहता है, देहरादून में रहता है, भारत में रहता है। तो ये सब क्या हो गया, देहरादून और भारत क्या है, घर में रहता है तो घर क्या हो गया, जंगल में रहता है तो जंगल स्थान हो गया। यानी कि ये सब क्या है, संज्ञाएं ही है। इसके बाद कौन आने वाला है, तो आप जानते हैं कि इसका आप उत्तर नाम से ही देंगे। फिर है वह क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था ना, वह पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा था और क्या कर रहा था, ठीक है, वो दौड़ रहा था। दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ रहा था वो क्या कर रहा है, उसका जब यानी कि आप क्या करेंगे, कार्य के विषय में बताएंगे। ठीक, कार्य के विषय में बताएंगे, उसकी जगह पर आप जब क्रिया प्रयोग करेंगे तो क्रिया हो जाएगी। लेकिन जब जो है आपको उसका उत्तर मिलेगा किसके रूप में, संज्ञा के रूप में, तो आप क्या करेंगे, आपको, ठीक है, यानी कि वह यानी कि पढ़ाई कर रहा था या वो उस पुस्तक पढ़ रहा था, वह क्या कर रहा था, तो वो पुस्तक पढ़ रहा था। तो पुस्तक आया ना, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें जो है ना प्रयोग होती है। यहां पर एक प्रयोग जो है ना वो ये है कि कौन जो है ना, ये सजीव के लिए प्रयोग होता है। याद रखिएगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कौन सजीव के लिए प्रयोग होता है, और जो क्या है वो शब्द क्या होता है, वो अचेतन के लिए या जड़ पदार्थ के लिए प्रयोग होता है, और कहां स्थान के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो पेनी की समझ में आ गया होगा ये कि जो क्या शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वो प्रयोग होता है, पहले हम लेते हैं कौन। कौन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो जाता है, सजीव के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, और जो हमारा क्या है, ये किसके लिए प्रयोग होगा, क्या जो प्रयोग होगा वो हमेशा क्या होगा, वो जड़ वस्तुओं के लिए या निर्जीव के लिए। ठीक है, निर्जीव के लिए या जड़ के लिए प्रयोग होगा। और कहां जो प्रयोग होगा वो हमेशा क्या होगा, स्थान के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रश्नवाचक जो है उसके लिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर, तो ये हमारे क्या थे, 6 प्रकार के सर्वनाम। अब सर्वनाम से संबंधित कुछ चीजें और भी हैं जिन्हें हमें क्या करना है, जानना जरूरी है। एक और सर्वनाम है जिसका नाम हम बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, और जो संयुक्त सर्वनाम है इसकी बात जो करते हैं वो एक व्याकरणाचार्य हैं जिनका नाम है दीमसिप्त। ठीक है, एक व्याकरणाचार्य हैं जिनका नाम है दीम, ठीक है, सिप्त। चाहे कोई इतना जरूरी नहीं है, अभी तक तो कभी पूछा नहीं है। उन्होंने संयुक्त नाम यानी संयुक्त जो है ना नाम बताया है कि ये जो है जो सर्वनाम है ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो होता है वो मुख्य यानी मान लेते हैं कि 2 यानी कि सर्वनाम और भी होते हैं। एक तो मूल रूप में हो गया और दूसरा सर्वनाम जो होते हैं वो संयुक्त रूप यानी संयुक्त सर्वनाम होते हैं।
इन 6 के अलावा इन्होंने बोला है कि सर्वनाम का एक रूप और होता है जिसे हम संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो दीम सिप्स जो है ना, इन्होंने बोला है कि संयुक्त सर्वनाम भी नाम की कोई चीज होती है, अर्थात वे सर्वनाम जो क्या होते हैं, या तो दो सर्वनाम एक साथ प्रयोग हो अथवा एक सर्वनाम किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग हो, और वो हमेशा एक साथ ही प्रयोग हो। ठीक है, तभी उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इन जो सर्वनाम दो सर्वनाम या दो शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे है जो और कोई, तो आप जानते हैं ना कि जो भी अलग है कोई भी अलग है। ठीक है, अब सब कोई, अब यहां पर सब क्या है, अलग है और कोई अलग है, लेकिन यहां सब अलग शब्द है और कोई क्या चीज है, ये अलग शब्द है। कोई हमारा सर्वनाम है। ठीक है, और सब या सभी ये भी क्या होते हैं, ये सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जो कुछ, तो जो और कुछ, इधर कुछ और भी, कोई ना कोई, इसी को क्या किया गया, दोहराया गया, कुछ ना कुछ, यह पुस्तक, वह व्यक्ति, कुछ लोग। आप समझिएगा, यहां पर संयुक्त सर्वनाम का एक जो प्रकार होता है वो सार्वनामिक विशेषण भी होता है। यानी कि वे संयुक्त सर्वनाम जो क्या होते हैं, वो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं। अर्थात जब संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा, जब क्या होते हैं, संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, और ये क्या है, संज्ञा है। तो जब सर्वनाम शब्द, क्योंकि सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या है, याद रखिएगा, फिर से हम इसे विशेषण में पढ़ेंगे। तो जब संज्ञा की स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम है, तो या तो वहां संज्ञा होगी या तो इन्हें सर्वनाम होगा, दो में से एक होगा। लेकिन जब दोनों उपस्थित हों और वो जो संकेत है ना वो किसकी तरफ करे, संज्ञा की तरफ ही करे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो सार्वनामिक विशेषण एक प्रकार से संयुक्त सर्वनाम है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है ना, यह पुस्तक, वह व्यक्ति, कुछ लोग, ठीक है, ये क्या हो गए, ये संयुक्त सर्वनाम ही है। यानी कि सर्वनाम और ये संज्ञा के साथ संयुक्त हो गया है। ठीक है, तो इन्हें संयुक्त सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद कुछ इसमें विशेषताएं हैं। पहली बात है कि सर्वनाम का परिवर्तन लिंग के आधार पर नहीं होता, याद रखिए। वह लड़के के लिए भी प्रयोग होता है, वह लड़की के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, वे लड़कों के लिए भी प्रयोग होता है, वे लड़कियों के लिए भी प्रयोग होता है। तुम लड़के के लिए भी प्रयोग होता है, और तुम यानी स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए भी होता है। समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि इतना क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम शब्द का जो परिवर्तन होता है वो लिंग के आधार पर कभी नहीं होता है। ठीक है, वो जैसा हमने पढ़ा है ना कि संज्ञा जो है ना कितने किन के आधार पर बदलती है, वो लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलती है, लेकिन सर्वनाम लिंग के आधार पर नहीं बदलता। ठीक है, तो चलिए एक दो चीजें और भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो ओके, समझ में आ गया कि लिंग के आधार पर क्या होते हैं, उनमें जो है ना परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, इनके लिंग का निर्धारण हम क्या करते हैं, क्रिया के आधार पर कर लेते हैं। तो इसमें है, अगला पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि सर्वनाम के लिए सिर्फ साथ ही कारक प्रयोग होते हैं। यानी सर्वनाम के 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि हम संबोधन संज्ञा का करते हैं, सर्वनाम का नहीं। ठीक है, हे वह या हे तुम, ये तो बोला नहीं जाएगा ना, भो तुम नहीं, संज्ञा को संबोधित किया जाएगा। तो संबोधन कारक, याद रखिएगा, सर्वनाम के लिए संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ यानी कि 7 कारक ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद अब ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो विभक्ति होती है ना, 2 प्रकार की होती है। हिंदी में विभक्ति 2 प्रकार की होती है। इसमें एक होती है संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट।
इसमें सर्वनामों के साथ विभक्ति जुड़कर प्रयोग की जाती है। ठीक है, सर्वनामों के साथ विभक्ति क्या होती है? जोड़कर प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। और संज्ञा के साथ अलग प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? मैंने, ठीक है, उससे या उसको, ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट विभक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम के साथ सिर्फ इतना ही याद रखिए, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट अभी तक कुछ कहीं पूछा नहीं गया है। तो सर्वनाम के साथ हमेशा क्या होता है? विभक्ति जुड़ करके प्रयोग होती है, और जो है ना संज्ञा के साथ क्या होती? अलग होती। जैसे यहां होता तो मोहन होता तो मोहन ने, मोहन से, ठीक है, मोहन को। तो ये इसमें एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। जब ये एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो इन्हें हम एक यानी कि संज्ञा से अलग लेते हैं, कि संज्ञा में जो होता है वो अलग प्रयोग होती है, लेकिन यहां पर एक साथ प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया उसको। अब अलग अलग नहीं होगी, एक साथ ही होगी। ये इसकी क्या है? खासियत है हमारी देवनागरी की। इसके बाद है संज्ञा के दो वचन ही होते हैं, यानी उस सॉरी संज्ञा के दो वचन होते हैं तो सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसके दो रूप होते हैं वचन के आधार पर, एक वचन और बहुवचन। इसका मतलब ही वचन के आधार पर परिवर्तित होता है और कारक के आधार पर भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसलिए यहां पर 7 कारक है ना, तो कारक के आधार पर परिवर्तित होगा। ओके, जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। या जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहां पर कोशिश किया है मैंने कि आप लोगों को उदाहरण देकर के समझा सकूं। तो यहां उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है। अब ये यह पुस्तक को संकेत कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह पुस्तक को संकेत जो है ना यानी कर रहा है तो पुस्तक के साथ है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। लेकिन यह पुस्तक है, अब यहां पर ये यानी कि यह पुस्तक के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है। यह जो शब्द है, ठीक है, वो पुस्तक को संकेत कर रहा है। तो यहां ये कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर यह पुस्तक है तो उस पुस्तक को बताया जा रहा है, ना कि वो ये इस पुस्तक के लिए प्रयोग हो रहा है। उस यहां ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों को होता है। ठीक है, ये तो क्या है? ये दोनों एक साथ है। यह पुस्तक, तो यह पुस्तक एक साथ है, मेरी है। लेकिन यह पुस्तक है, इसमें यह शब्द उस पुस्तक को बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और यहां पर यह जो शब्द है वो पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि ये वाली पुस्तक मेरी है। अर्थात जो है ना यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण हुआ और ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, उसे रिमाइंड करके फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि यहां पर यह पुस्तक मिल करके पूरा का पूरा क्या बनाता है? एक संज्ञा बनाता है। ठीक है, तो यह पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा? इस सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि जब सर्वनाम भी क्या हो जाए? वो संज्ञा बना जाए, किसके साथ? संज्ञा के साथ प्रयोग हो करके, संज्ञा की तरह प्रयोग हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब वो अलग हो, विशेषता ना बता रहा हो, ठीक है, तो क्या चीज होता है? वो सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यह मेरी यानी यह मेरी पुस्तक है, सॉरी यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हाँ, यही वाला हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, ये हो जाए ना तो सीधा सीधा ये सर्वनाम हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर वो सार्वनामिक विशेषण नहीं रहेगा। तो यह पुस्तक है, वो क्या हो जाएगा? यह पुस्तक है, या यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक है। यहां पर यह जो है ये इसका विशेषण नहीं बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो यह जो है यानी कि मेरी पुस्तक है, यहां इस पुस्तक की विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। और यह पुस्तक है तो भी सर्वनाम हो जाएगा।
इस बात है, सर्वनाम शब्दों का लिंग क्रिया के आधार पर निर्धारित होता है। इनका अपना लिंग खुद का नहीं होता, और ये मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि इनका जो लिंग है वो यदि हम जानना चाहें तो क्रिया के आधार पर होता है। अर्थात हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। वह पढ़ने जाता है, तो यहाँ वह जो है ये पुल्लिंग के रूप में हुआ, जाता है। वह अपना कार्य कर रही है, इसका मतलब है ये स्त्रीलिंग कर रही है, स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, वह यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। तो ये भी मैंने दोनों चीजें बता दी कि लिंग के आधार पर नहीं होता, इन इसका लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए ये समान रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका लिंग का निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं, क्रिया के द्वारा करते हैं। अब इसके बाद है सर्वनाम का पदान्वय, यानी कि इसके सर्वनाम शब्द के पद का अन्वय जो हम करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम सर्वनाम का भेद लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, सर्वनाम के भेद के साथ यानी कि उसका पुरुष बचाते हैं, उसका यानी कि लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं, कारक बताते हैं, और क्रिया से उसका संबंध बताते हैं। यानी कि सर्वनाम का भेद का मतलब है जो यानी हो, यदि पुरुषवाचक है तो जो है ना, यानी कि उसमें सर्वनाम ये है। अब जैसे यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द आया मैं, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है, पक्का हो गया। इस वक्त कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक में भी कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है पढ़ता हूं, तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है, और मैं पढ़ता हूं तो एक वचन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब ये यानी कि कर्ता कारक है, किसके लिए, क्योंकि यहाँ कर्ता और पुस्तक यानी एक मैं और पुस्तक दोनों है, और दोनों बिना चिन्ह के प्रयोग किए गए, इसलिए पुस्तक तो कर्ता होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव है तो हो जाएगा मैं कर्ता हो गया, तो कर्ता कारक हो गया। तो जो पढ़ना क्रिया है उसका क्या हो गया, ये कारक हो गया। तो इसका पदान्वय ये होता है, यानी कि आपको जो कुछ भी पूछे, इसका पुरुष पूछे, सर्वनाम का भेद पूछे, लिंग वचन कारक, तो सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पदान्वय करने का क्या था, तरीका था, ठीक है, कि ऐसा जो है ना, इसे हम बता सकते हैं कि इसमें इस तरह से ये प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो डिस्कशन करिएगा। क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, इसके विषय में और क्लियर कर लेंगे। ओके, मिलते हैं। तो कल भी आप लोगों की लाइव ही क्लास रहेगी, कारण क्या चीज़ है, कल संडे है, तो संडे के दिन जो है वो हम लोग लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एलटी के लिए निश्चित हो गया है कि वो मार्च में ही पेपर करवाएगा। तो जो दिया है अभी तक, तो शायद हो सकता है कि यानी कि जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आया नहीं, तो भी मेहनत अपना कीजिए, और इसीलिए हम लोग भी साथ में मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपकी कोई क्लास ना छूटे। ओके, मिलते हैं कल। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट।